नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक मूल अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकार क्या होते हैं, इसे संविधान में कहाँ से लिया गया है तथा भारत के नागरिक को कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं तथा अंत में हम मूल कर्तव्य के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जिसे भारत के संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। उनसे यह अधिकार किसी भी अन्य व्यक्ति या सरकार के द्वारा नहीं छीन सकते हैं तथा इनकी रक्षा करने का जो दायित्व होता है वह न्यायालय को होता है। भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? भारत के संविधान के अंदर मूल अधिकार हैं, यह अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। कहने से तात्पर्य यह है कि अमेरिका के संविधान में वहाँ के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हीं को देखकर भारत के संविधान के अंदर भी मूल अधिकारों को जोड़ा गया। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वह 1928 की नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले भारत के संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ने की बात किसके द्वारा की गई थी? तो वह नेहरू रिपोर्ट के द्वारा की गई थी 1928 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। जबकि मौलिक अधिकारों का निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। जबकि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। जब भी कोई ऐसा वाद उत्पन्न होता है जिसमें मूल अधिकार से संबंधित कोई बात होती है तो वह वाद सीधे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगता है। वहाँ पर सेशन कोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आगे बढ़कर भी उस केस को अपने हाथ में लेने की शक्ति रखते हैं अगर वह केस या वाद मूल अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि मूल अधिकारों में जो संशोधन करने की शक्ति होती है, जो उसमें परिवर्तन करने की शक्ति है, वह संसद के पास होती है, जबकि इसको निलंबन करने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति जी के पास होता है। और मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में दे रखे हैं। कहाँ पे दे रखे हैं? भाग नंबर 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में। भारत के संविधान में मूल अधिकार भाग नंबर 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं, जबकि हम इसको वास्तविकता में पढ़ेंगे तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक ही होते हैं। अन्य जो मूल अधिकार हैं वह खुफिया विभाग के और सैनिकों से संबंधित है, इसलिए उसको हम आज की वीडियो में सम्मिलित नहीं करेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण वही होगा अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक, जिसमें जो 31वां नंबर का मूल अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया था। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जबकि वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। देखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कितने मूल अधिकार है वर्तमान में हमारे संविधान में? तो 6 मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार हटाया? संपत्ति का मौलिक अधिकार, तथा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हमारे जो मूल अधिकार है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य कौन सा है? समता या समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अब इनके अनुच्छेद याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। समता या समानता की बात की जाती है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेकर 22, तो यहाँ पर भी 4 मौलिक अधिकार है, 19, 20, 21 और 22। शोषण के विरुद्ध में केवल 2 अनुच्छेद दे रखे हैं, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, तो 4 मूल अनुच्छेद इससे संबंधित है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो मूल अधिकार है वह अनुच्छेद 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर है। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला मूल अधिकार देखते हैं समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18। अब इसके अंदर कौन कौन से मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए हैं?
जैसे अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। चाहे भारत का कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, राजनेता हो या आम इंसान हो, कानून की नज़र में वह समान होगा। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का विरोध, कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग, कलर इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसरों की समानता। लोक नियोजनों में अवसरों की समानता। जैसे भारत के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको इसी के बलबूते पर नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें भी समान धारा में आने का मौका मिल सके। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पष्टता का उन्मूलन करना। छुआछूत नहीं होनी चाहिए। यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 17। और कौन सा मूल अधिकार है ये? तो यह समता के अधिकार के अंदर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। जो महत्वपूर्ण पद हैं, उन पदों को छोड़कर आप उपाधियां नहीं ले सकते। दूसरे मौलिक अधिकार की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जिसमें अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आपको इसी के अंदर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 में भी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 के अंदर और भी सब पॉइंट है, जिसके अंदर अलग अलग बातों का उल्लेख है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एग्जाम की दृष्टि से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आपको खाली इतना याद रखना है, अनुच्छेद 19 किसकी बात करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसके संबंध में? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब तक आप किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीने का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22। आगे देखिएगा, जैसे अनुच्छेद 19 का भाग 1 कहता है जो प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देता है। किस पर बल देता है? प्रेस की स्वतंत्रता पर बल किसके द्वारा दिया जाता है? अनुच्छेद 19 का भाग नंबर 1। जबकि अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? तो वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह बाद में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जब शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार के अंदर शामिल किया गया, तो उसके अंतर्गत मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A या 21 को जोड़ा गया था। अब आप मुझे बताइएगा, ऐसे कौन कौन से दो मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निरस्त नहीं किए जा सकते हैं, जिनमें से एक आता है आपका जीने का अधिकार और दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या वो दोष सिद्धि वाला है, क्या वो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा मूल अधिकार की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद नंबर 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से, जिसमें अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार पर रोक लगाने की बात करता है। अब एग्जाम में वो सीधा सा पूछता है कि बलात् श्रम किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर हमको ये तो याद हो जाता है कि 23 या 24 में से एक है, पर वहां पर एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, बलात् कितने वर्ड आ रहे हैं? 3। और अनुच्छेद 23 का भी अंतिम में क्या आ रहा है? 3। तो यहाँ से एक आप ट्रिक लगाकर या एक मेंटेलिटी बनाकर भी इसे याद कर सकते हैं। बलात् श्रम किस में है? अनुच्छेद नंबर 23 में। जबकि अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। अब यहाँ पर फिर से देखिए, अनुच्छेद 24 एंड में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और कारखाने में कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। तो आप इसे भी टिक लगाकर याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम की बात करता है और अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन की बात करता है। नेक्स्ट हमारा मूल अधिकार देखते हैं, जो कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक चलता है। जिसमें से अनुच्छेद 25 कहता है धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, अर्थात भारत के नागरिकों को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। उन्हें अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, कि उनका जो धर्म प्रचार करते हैं और आपके जो धार्मिक संस्था है उसका जो मैनेजमेंट है उसकी भी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 कहता है टैक्स में छूट, जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावा में भी टैक्स में छूट देने की, या जो व्यक्ति चढ़ावा देता है उसको भी टैक्स में छूट देने की बात इसमें की गई है। और अनुच्छेद 28 है जो इंपॉर्टेंट है, वह धार्मिक शिक्षा
और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक शिक्षा जैसे मुस्लिम समुदाय में जो मदरसे बने हुए हैं वो इसी के द्वारा बने हुए हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान, जिसमें इनके लिए स्पेशल स्कूल को खोलना, धर्म की शिक्षा आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 31 इसके अंदर नहीं है, जबकि अनुच्छेद 31 किसका था? तो अनुच्छेद जो 31 था वह संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 32 जो सबसे महत्वपूर्ण है, और यह अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि भारत के नागरिकों को अगर उनके खिलाफ कोई गलत कार्य होता है तो उन्हें कौन कौन से उपचार मिल सकते हैं, इस बारे में यह चर्चा करता है। और इन्हीं संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इंपॉर्टेंट बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। जबकि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना, जबकि भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था संविधान की आत्मा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। अब ये रीट क्या होती है तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अनुच्छेद ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रीटें जारी की जाती है, जिसमें न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने हेतु कुछ रीटों का प्रबंध किया गया है। और मुख्य प्रकार से 5 प्रकार की रीटें न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें से पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो यह संवैधानिक उपचार का अधिकार यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा उठाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप 24 घंटे से ज़्यादा बिना मजिस्ट्रेट की इजाज़त के किसी भी व्यक्ति को कारागृह में नहीं रख सकते हैं या पुलिस अपने कब्जे में नहीं रख सकती है। यह व्यक्तियों का एक मौलिक अधिकार है। दूसरी रीत देखते हैं जो है परमादेश। क्या है? परमादेश। इसमें न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। परम प्लस आदेश, जिसमें न्यायालय सरकारी कर्मचारियों को अपना कर्तव्यों की पालना करने के लिए आदेश जारी करता है। अगर कोई कर्मचारी अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है तो न्यायालय के आदेश पर उसे कार्य करना होगा। तो यह होता है परमादेश। तीसरा देखिए उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण, जिसमें विचाराधीन प्रकरण से संबंधित कार्रवाई के कागजात उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने के लिए कहा जाता है। जैसे उत्प्रेषण के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और वो केस अगर सेशन कोर्ट या निचली अदालतों में ढंग से पूरा नहीं हो रहा है और ऐसा अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वह उत्प्रेषण रिट जारी करके जो निचली अदालतें हैं उनसे कागज मंगवाने या केस ट्रांसफर करने के लिए भी कह सकता है और अपने हाथ में वाद को रखता है। नेक्स्ट आप रिट की बात करते हैं तो वह है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मतलब जिसमें निम्न न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने के से रोका जाता है। अगर कोई निम्न न्यायालय है, निचली अदालतें हैं, वह अगर अपने क्षेत्राधिकार से अधिक आगे बढ़कर काम करने लग जाती है तब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है और उन्हें उस क्षेत्र में कार्य करने से रोका जाता है। और पांचवी रिट आती है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, प्रच्छा से मतलब क्या होता है? आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा प्रच्छा। तो प्रच्छा से मतलब होता है पूछताछ करना। तो अधिकार प्रच्छा से हुआ कि उन अधिकारियों से यह पूछना कि आपने किस अधिकार से यह कार्य किया या नहीं किया है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारित किए हुए पद पर पूछने का अधिकार है कि वह किस विधि के तहत उस पद पर कार्यरत है। अर्थात किसी व्यक्ति ने किस विधि या किस कानून के तहत किसी कार्य को किया या नहीं किया है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए जो न्यायालय के द्वारा रिटें जारी की जाती है उसे अधिकार प्रच्छा कहा जाता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अनुच्छेद हैं यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, अर्थात विदेशी नागरिकों को ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 15, 16,
19, 29 और 30 यह मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो यहाँ पर हमने मूल अधिकार से संबंधित थोड़ी सी बात कर ली थी। आगे देखते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। एक छोटा सा एक पेज का टॉपिक है और 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। जैसे मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य के बारे में सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं और वही डिटेल मैंने इसके अंदर दे दी है। जैसे जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ उस समय भारत के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे। तो मूल कर्तव्य जब संविधान के निर्माण के समय शामिल नहीं किए गए थे तो कब किए गए थे? तो वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे चेंज किए गए थे। हमने पिछले प्रस्तावना की वीडियो में पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत की प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया था और 3 शब्द जोड़े थे, अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो उसी प्रकार से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और यह कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। जब मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा 1976 में, उस समय केवल 10 मूल कर्तव्य ही थे, जबकि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां जो मूल कर्तव्य है वह शिक्षा से संबंधित है, जो संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़ा गया है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भारत के मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो वहां पर हमारा आंसर होगा 0। 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और किस देश के संविधान से लिए गए? तो वह रूस के संविधान से लिए गए, जो उस समय रूस की जगह क्या था? USSR, सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो उनको देखकर हमने भी मूल कर्तव्य को लिया था। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ शिक्षा के अधिकार वाला, तो उससे के अंदर भी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के तहत सम्मिलित किया गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से लिए गए। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है और 11वां मूल कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 से संबंधित, जो शिक्षा से संबंधी है। और एंड का एक पॉइंट है कि वोट करना मौलिक कर्तव्य के अंदर शामिल नहीं है। आप वोट करें या न करें, वह मूल कर्तव्य के अंदर शामिल नहीं है। जबकि एक ऐसा भी देश है जहाँ पर वोट करना कंपलसरी है, जिसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। अगर वो वोट नहीं करेंगे तो उन्हें सजा मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और इससे संबंधित एक MCQ वीडियो भी आपकी ली जाएगी, ताकि जो भी कुछ छोटी मोटी डिटेल ले गई होगी वो उसके अंदर कवर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।